हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट्स। और मैं डॉक्टर सत्यम मिश्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड को कवर करने वाले हैं। आज का जो क्लास है यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है। इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आज के लेक्चर में मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज का जो अपन क्लास करेंगे, अटेंड करेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन श्योर है। 100% फिक्स्ड क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। चैप्टर छोटा है, इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पे आराम से पढ़ना है। इसको फिनिश करने के बाद आप चाहो तो एनसीईआरटी भी पलट सकते हो। पूरे एनसीईआरटी में क्लास 11th में खासकर यही एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ के आप समझ सकते हो। लाइन बाय लाइन इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है वहाँ पे। यहाँ पे मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। समझो कि यह क्लास नहीं है। यहाँ पे आज आपके पास 2 क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आप उसको कितने स्मार्टली तरीके से हैंडल करते हो, ये टोटली एंड टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए कहीं से भी मिस नहीं करना है। आपको पूरा क्लास अटेंड करना है और पूरे वीडियो देखने के बाद इसको आप इस दिमाग में लेके चलें कि इन फ्यूचर जब हमें रिवीजन करना हो तब भी इस चैप्टर को देख के जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डैम श्योर आएगा और 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जहाँ से आता है और जो इम्पोर्टेंट है इन सबको मैं कवर करूँगा। हाइड्रोजन जो है वह मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट्स है पूरे यूनिवर्स का। इसको सबसे पहले कैवेंडिश ने बनाया था। और बनाया कैसे था? एक मेटल से एसिड का रिएक्शन करा रहे थे और इस हाइड्रोजन नाम को प्रपोज करने वाले थे लेवोइजर। ठीक है, उसका रीजन क्या था कि दिस प्रोड्यूसेस वाटर व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट विच इज फाउंड इन नेचर बोथ इन फ्री स्टेट एंड इन कंबाइंड स्टेट। और जो हाइड्रोजन है इसकी पोजिशनिंग की बात करें अपन तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन आपको अल्कली मेटल के ऊपर पाया जाता है और यह हाइड्रोजन के ऊपर भी पाया जाता है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी इसकी अल्कली मेटल से रिजेंबल करती है और कुछ प्रॉपर्टी आपको हाइड्रोजन से रिजेंबल करता है। अब ऐसी प्रॉपर्टी जो अल्कली मेटल से रिजेंबल होता है, फर्स्ट वन इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर टू अल्कली मेटल। सेकेंड, इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक अल्कली मेटल। थर्ड, it can lose 1 electron to form H+ ion like alkali metals. And fourth, it show +1 oxygen state like alkali metal when bonded to non-metal. तो यह कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ थी जिसका रिलेशन हाइड्रोजन से अल्कली मेटल का है। इसीलिए आपको अरेंजमेंट में अल्कली मेटल के ऊपर भी रखते हैं। अब बातें थोड़ा सा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हो जाए। बताया जाता है इट इज़ नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल में आते हैं। दूसरा, इट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, इट इज़ गैस लाइक फ्लोरीन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H- आयन। नेक्स्ट, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ऑफ कोर्स 2.1 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होता है इसके पास। नेक्स्ट वन इज its ionization energy is high like halogens. Next, it is liberated at anode when NaH is electrolyzed. Next, it show -1 oxidation state when bonded to a metal. Next, it form many covalent compounds like halogen. यहाँ पे देखो बहुत सारे रिलेशन अल्कली मेटल से और बहुत सारे आपको हाइड्रोजन से निकल के आया। तो बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मार्क रिजेम्बलेंस विथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्लेस इट आइदर विथ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 17। किसी एक के साथ हम इसको परफेक्टली सेपरेट करते हुए रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों जगह देखने को मिलता है। तो थोड़ी बातें हाइड्रोजन के रिगार्डिंग थी। हाइड्रोजन से आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, और आते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के ऊपर। इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। मतलब H11, H12 और H13। जहाँ पे प्रोटियम जो है वह नॉन रेडियोएक्टिव होता है,
ड्यूटेरियम वो भी नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन ट्रिटियम आपको रेडियो एक्टिव होता है। अब ये आपको आइसोटोप्स हैं, तो इन आइसोटोप में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट वेयर एज देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आते हैं। हाँ, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। हाइड्रोजन कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस होता है। डाईहाइड्रोजन हैज 2 न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर कॉल्ड अर्थो एंड पैरा डाईहाइड्रोजन। मतलब मैं बोलूँ कि H2 डाईहाइड्रोजन मतलब H2, इसके पास 2 न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर पाए जाते हैं जिसको अर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन बोलते हैं। यह इम्पॉर्टेंट है, अर्थो और पैरा हाइड्रोजन इम्पॉर्टेंट है। अब अर्थो हाइड्रोजन में क्या होता है, यहाँ पे पैरेलल स्पिन होता है। न्यूक्लियर स्पिन कैसा होता है उसका, पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन होगा, इसको बोलेंगे अर्थो हाइड्रोजन। क्लियर। और जहाँ पे स्पिन आपको अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल न्यूक्लियर स्पिन होगा, उसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं अपन पैरा हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि अर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन, किस हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा और टेम्परेचर के बढ़ने घटने से इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो थोड़ा इसको ध्यान से सुने। डाईहाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर, मतलब न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर, आपको न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस है उसके रोटेट होने के कारण, उसके स्पिन होने के कारण यह आइसोमर जनरेट होते हैं, अर्थो और पैरा। बताया जाता है कि एटमॉस्फेयर कंटेन 75% अर्थो हाइड्रोजन एंड 25% पैरा हाइड्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में क्या है, 75 अर्थो और 25 पैरा है। अर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन हैव 1 and 0 न्यूक्लियर स्पिन रेस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पे अर्थो पे इसलिए 1 होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन होंगे। एडिशन देखोगे क्या हो सकता है आपको, +1 +1 मतलब +½ एंड +½ क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएगा, या फिर हो सकता है -½ एंड -½ तो क्या होगा, -1 होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लेना है अपने को, +½ एंड +½ क्योंकि बात कर रहे हैं अपन न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा प्लस और 2 बार आपको +½ दोनों ऐड होंगे, क्लॉकवाइज के लिए और एंटी क्लॉकवाइज के। यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, दोनों एक डायरेक्शन में इसलिए ऐड होंगे। बट पैरा में क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको -½ दोनों साथ में जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा 0। तो 1 and 0 न्यूक्लियर स्पिन इनका होता है। 1 बोले तो आपको अर्थो का और 0 बोले तो पैरा का। अब टेम्परेचर के ऊपर आते हैं। विथ द डिक्रीज इन टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ पैरा फॉर्म इंक्रीजेज एंड इट कैन बी अप टू 100%। टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपको पैरा का परसेंटेज बढ़ता है और यह 100% तक जा सकता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, यह हाइड्रोजन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, अर्थो पैरा हाइड्रोजन, रिजेम्बलेंस, इन सब की बातें हो रहा था। हाइड्रोजन में बनाए हैं तो थोड़ा सा एक चीज़ और देख लें, इससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स। कंपाउंड में हम देखने वाले हैं यहाँ पे हाइड्राइड के बारे में। हाइड्राइड्स देखेंगे और हाइड्राइड देखने के बाद अपन आएंगे आपको वाटर के ऊपर, हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर और H2O2 के ऊपर। यह हमारा इम्पॉर्टेंट जोन है। तो आते हैं अपन हाइड्राइड के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं हाइड्राइड का। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन जब रिएक्ट करेगा उससे जो बनेंगे वो हाइड्राइड कहलाता है। और इसको बताया जाता है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड हाइड्राइड, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दिस टर्म should be applied to compound of hydrogen with element which are less electronegative than hydrogen. They may be MHN और MMHN टाइप कंपाउंड। एक लाइन में बोले तो यह बाइनरी कंपाउंड है, यह हाइड्रोजन का कंपाउंड है, हाइड्रोजन किसी और साथ कंबाइन हुआ है और उससे आपको हाइड्राइड बने हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए ना इसमें, तो हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ साथ एक ऐसा कंपाउंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो, यह परफेक्ट होता है। बट यहाँ क्या देखने वाले हैं अपन, हाइड्रोजन से रिलेटेड कंपाउंड। हाइड्राइड जो है वह होता तो 4 टाइप के हैं, बट हमारे सिलेबस में 3 ही पढ़ना है और 3 को ही देखेंगे।
ठीक है, पहला है आयनिक हाइड्राइड, दूसरा है इंटरस्टेशियल हाइड्राइड, तीसरा है हमारा यहाँ पे कोवेलेंट हाइड्राइड। तो देखिए पहले आते हैं आयोनिक हाइड्राइड के ऊपर। आयोनिक हाइड्राइड जो है, अगर एक लाइन में बोलूँ मैं, एक लाइन में बोले आयनिक हाइड्राइड क्या है, तो आप दिमाग में बैठा लो, हाइड्राइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट बी ई एंड एम जी, एक्सेप्ट बी ई एंड एम जी। बी ई और एम जी के हाइड्राइड को अपन आयोनिक हाइड्राइड नहीं बोलते हैं। इसको दूसरे लाइन से क्या याद रखेंगे कि जब हाइड्रोजन आपको एक ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 से लेके 1.2 के बीच में हो, यूजुअली 0.9 से लेके 1.2 के बीच में हो जनरली, तो उनको अपन आयोनिक हाइड्राइड के अंदर में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आते ही आते हैं, सम लैंथेनाइड्स भी आ जाते हैं। ओके, हाँ, इन दिस हाइड्राइड हाइड्रोजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंबाइनिंग एलिमेंट एंड एग्जिस्ट एज H माइनस। अब इस जो आयोनिक हाइड्राइड की स्टेबिलिटी की बात करें तो आयोनिक हाइड्राइड्स हैव क्वाइट हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड कॉन्सिक्वेंटली हाई स्टेबिलिटी। ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप द स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विच मे बी attributed to a poor overlapping between the relatively smaller 1s orbital of hydrogen and larger s orbital of heavier metal। मतलब स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे जैसे नीचे जाएंगे स्टेबिलिटी कम होगा। और बताया क्या जाता है कि हाइड्रोजन का कुछ छोटा साइज है यहाँ पे, और एस ब्लॉक से हेवियर मेटल होने के कारण साइज के ऊपर अफेक्ट पड़ता है और स्टेबिलिटी का इससे कम होता है। जैसे कि LiH, NaH, KH, RBH और CSH में कंपेयर करें तो LiH की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा और CSH का सबसे कम होगा। ठीक है, अब बताया था गेट्स हाइड्रोलाइज बाई गिविंग अल्कली एंड हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्राइड आपको आयनिक हाइड्राइड को आप हाइड्रोलाइज कर सकते हो। यह हाई टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इसमें से याद कर रखना है कि यह आयनिक हाइड्राइड बोले तो एस ब्लॉक के हाइड्राइड एक्सेप्ट बी ई एंड एम जी। ओके, BH2 एंड MgH2। नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट हाइड्राइड में यहाँ पे आता है आपको मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस। कोवेलेंट हाइड्राइड बोले तो मेनली पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैस एंड सम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो इससे पहले एक्सेप्शन था, दैट इज बी एंड एम जी। ठीक है, तो यह कोवेलेंट हाइड्राइड हुए। अब इस कोवेलेंट हाइड्राइड में आपको 3 बात और दिमाग में डाल लेना है। इस कोवेलेंट हाइड्राइड में फर्दर इट इज ऑफ 3 टाइप्स। आई रिपीट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, डिस्प्ले आपको नहीं दिखेगा, आप सुनो, चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। कोवेलेंट हाइड्राइड है फर्दर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। इट इज अ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के हाइड्राइड को अपन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इट इज ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट वन दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इट इज अ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। ग्रुप 15, 16 एंड 17 वाले को इलेक्ट्रॉन अपन रिच बोलते हैं। 3 टाइप के फर्दर होते हैं। ठीक है, चलो, आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एग्जांपल था डाइबोरेन। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का एग्जांपल आपको CH4 NH आप ये सब है। इलेक्ट्रॉन रिच का एग्जांपल है NH3। ओके, नेक्स्ट वन इज मेटालिक और इंटरस्टेशियल हाइड्राइड। अब मेटालिक है तो आपको ध्यान रहे यह बना हुआ है आपको डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 1.2 से 1.4 के बीच होता है। यह हाइड्राइड यूजुअली नॉन स्टोइकोमेट्रिक इन नेचर होते हैं और इनका जो प्रॉपर्टी होगा इसके पेरेंट मेटल के साथ मिलेगा, इसीलिए इसको अपन मेटालिक हाइड्राइड भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उससे यह बन रहा है। उससे जब यह बनेगा तो इस हाइड्राइड के अंदर इसके मेटल का प्रॉपर्टी
पाया जाएगा, इसीलिए इसको अपन मेटालिक भी बोलते हैं। और ये लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका रेशियो कभी होल नंबर नहीं होता है। ओके, या उसके 3 टाइप के हाइड्राइड्स हो गए। ऐसे तो हैं एक और पॉलीमेरिक हाइड्राइड एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी होते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेंज के होते हैं उनके साथ बनता है तो उसको पॉलीमेरिक या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यह हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में आपको आयोनिक, मेटालिक और कोवेलेंट हाइड्राइड है। अब हाइड्रोजन इकोनॉमी मतलब यूज ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। हाइड्रोजन का फ्यूल के तौर पे यूज होता है। और तुमने एक फ्यूल सेल पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पढ़े हो ना फ्यूल सेल। तो थोड़ा सा 2-3 एडवांटेज है, बोल देते हैं। फ्यूल सेल तो पढ़े हो, वहाँ पे देखा जाएगा, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यह अलग चीज़ है। हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड आया है तो इसीलिए देख लेते हैं। H2 इज एनवायरमेंटली क्लीन फ्यूल बिकॉज इट गिव्स वाटर एज ऑन combustion. However, a small amount of nitrogen oxide may be formed due to high temperature. H2 has a highest calorific value and a better fuel than any other fuel. यह सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है आपको। और यहाँ से याद आया फ्यूल सेल, जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होते हैं, कंबाइन होते हैं यहाँ पे आपस में, जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है एनोड पे और ऑक्सीजन रिड्यूस होता है कैथोड पे। सामने आपको एक इसका डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। ओके, चलिए, तो यह होगा हमारा हाइड्राइड। अब आगे आते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त चीज़ जो हमारे काम का है, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे आते हैं यहाँ पे। अब देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपको वाटर, H2O जैसे कंपाउंड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे H2O वाटर कंपाउंड के तौर पे नहीं देखने वाले। हम जानते हैं ऑलरेडी कि वाटर जो है वह टेस्टलेस, कलरलेस और ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। जैसा रखोगे, जिस कंटेनर में रखोगे उसके हिसाब से रहेगा। यहाँ पे देखने का वाले हैं अपन हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को, और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। हार्ड वाटर को कैसे अपन सॉफ्ट करेंगे, ठीक है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, हर साल मिलेगा। इस साल भी जेई मेंस में था, लास्ट साल नीट में भी था, जेई मेंस में भी था, आपको अभी होगा, उसमें भी होगा, फिक्स है। यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनो इसको। इसमें कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी डिटेल में नहीं है, सोचना नहीं है। डायरेक्टली आपको याद रखना है कि हार्डनेस ऑफ वाटर किसके कारण होता है, टेम्पोररी में कौन है, परमानेंट में कौन है, और कारण जानने के बाद कैसे इसको अपन हटाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे, कौन कौन से तरीका है, बस इतना ध्यान रखना है। दैट्स ओवर। ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है और फट से आपको क्वेश्चन बनेगा, एक लाइन में सॉल्व, 5 नंबर आ जाएगा। 5 मतलब आता तो 4 ही है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गलती करोगे तो एक माइनस हो जाने वाला था, इसलिए मैं 5 जोड़ दिया। इसलिए आराम से पढ़ो और 4 लाओ और साथ में एक बचा ले जाओ मार्क्स। देखो वहाँ पे हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अब सोप सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का अपन बिहेवियर चेक करते हैं, ठीक है। अगर बात करें हार्डनेस का, तो वाटर में 2 टाइप का हार्डनेस पाया जाता है, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। ध्यान से सुने, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आई रिपीट, टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट and magnesium bicarbonate. It is a temporary hardness. Next one is permanent hardness. Permanent hardness is due to sulfate or chloride of calcium and magnesium. मतलब कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, या कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान रहे, परमानेंट अगर है तो सल्फेट होगा या क्लोराइड होंगे, किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का। अब आते हैं मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस। आपको मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप देखोगे, पुराने टाइम में गांव में लोग वाटर जब लेके आते थे, पानी लेके आते थे नदी से, तालाब से, तो उसको एक मटका में लेके आते थे। मिट्टी का एक बर्तन होता था, घड़ा, उसमें लाते थे। और जब पानी लाने जाते थे तो बहुत सारे लोग नदी के किनारे आपको रेत, मतलब बालू होता है ना, सैंड, उसको हटाते थे जहाँ से कि पानी इकट्ठा होता था। फिर उसको लेके अपने कंटेनर में, अपने पोट में रख लेते थे और लेके आते थे। उससे होता क्या था, वहाँ पे जो सैंड होता था उससे फिल्टर होके अपने को प्योर वाटर मिलता था। ज़माने के साथ, टाइम के साथ हम लोग आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ और एक नया नाम बीच में आया,
क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, और उसी क्रोमेटोग्राफी में एक टेक्निक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। उसी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बेस पे हमारे घर में वाटर फिल्टर लगता है। जिनके यहाँ वाटर फिल्टर का जो फिल्टर ख़राब हुआ होगा, देखे होंगे उसको, आप बाहर निकालोगे जो पूरा येलो कलर का हो जाता है, पीला पीला हो जाता है, उसको तोड़ोगे तो अंदर से वहाँ पे आपको कुछ रेत मिलेगा, बाली, सैंड मिलेगा आपको तोड़ोगे तो। ये सब मतलब वाटर को सॉफ्ट करने का तरीका हुआ करता था, आज भी हो रहा है। उससे अगर थोड़ा एडवांस जाओगे तो आजकल तो रिवर्स ऑस्मोसिस लगा हुआ है, आरओ टेक्नोलॉजी। ये चीज़ थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो चलिए आप आते हैं हार्डनेस हटाने पे। टेम्पररी हार्डनेस हटाने का कोई ज़्यादा टफ तरीका नहीं है। आप वाटर लो और बॉयल कर दो। बॉयल कर दोगे वहाँ से आपको हट जाएगा इम्प्योरिटी। अगर आप बॉयल नहीं कर सकते तो एक क्लार्क प्रोसेस है, क्लार्क प्रोसेस को यूज करना है, जहाँ पे आपको CaHCO3 रहता है, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। इनको रिजेक्ट कराते हैं अपन तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर निकल जाता है अलग से। तो 2 मेथड, केवल नाम रखना है, केवल नाम, रिएक्शन मेंशन करने की नीड नहीं है, आज तक कभी नहीं पूछा है। एकदम आप श्योर रहें, मेथड याद रखें, कौन मेथड किसके अंदर आता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टेम्पररी के लिए अप्लाई होगा, कभी भी परमानेंट के लिए अप्लाई नहीं हो सकता। दोज मेथड विच आर यूज्ड टू रिमूव द temporary hardness is always used for temporary, never can be used for permanent hardness. But the method which is applicable for permanent hardness can be also used for temporary hardness. अब आते हैं यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस पे। परमानेंट हार्डनेस से आप सब कुछ सही कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहला है यहाँ पे वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड में आपको ध्यान से सुने, इट कन्वर्ट सॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट। जो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड है आपको सॉल्युबल, उसको इनसॉल्युबल में बदल देता है और उसको फिर फिल्टर करके अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे ही एक और मेथड है परम्यूटेड प्रोसेस। द सोडियम आयन ऑफ परम्यूटेट आर एक्सचेंज विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रू इट। परम्यूटेट क्या है आप समझो, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट को अपन परम्यूटेट बोलते हैं। सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट को अपन, ठीक है, नहीं कैल्गन बोलते हैं किसको, सोडियम, हाँ परम्यूट सही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। यहाँ पे परम्यूट प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक्सचेंज टेक्निक से यह काम करता है। नेक्स्ट है कैल्गन मेथड। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ कैल्गन टू गिव कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाहर निकल जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसके अंदर कौन सा है। परमानेंट के लिए वॉशिंग सोडा मेथड, परम्यूटेड प्रोसेस, कैल्गन मेथड और आयन एक्सचेंज। हाँ, आयन एक्सचेंज, रेजिन, 4 मेथड याद रखना है। आयन एक्सचेंज के अंदर 2 होता है, कैटायनिक एक्सचेंजर और एनायनिक एक्सचेंजर। कैटायनिक कैटायन को एक्सचेंज करेगा, एनायनिक एनायन को एक्सचेंज करेगा, और यह कैटायन एनायन जो होंगे वाटर में प्रेजेंट इम्प्योरिटी हैं। कैटायन बोले तो वहाँ पे Mg2+ हो सकता है, Ca2+ हो सकता है, ठीक है। एनायन बोले तो वहाँ से आपको Cl- हो सकता है, बाइकार्बोनेट आयन है, ये सब हो सकते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, 2 तरीका। परमानेंट के लिए 4 मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, कैल्गन मेथड, परम्यूट प्रोसेस और वॉशिंग सोडा मेथड। वैसे ही टेम्पररी के लिए 2, बॉइलिंग और क्लार्क प्रोसेस। हार्डनेस के लिए 2 लोग रिस्पॉन्सिबल, टेम्पररी के लिए बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड परमानेंट के लिए सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और साथ में क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में जानते हैं, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। H2O2 यहाँ से कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, यूज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रह सकता है। और इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार जेई में या एम्स में आपको स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 भी पूछा गया है, ठीक है। यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं अगर ऐसे बोलूँ कि इस साल के पेपर में 2 चीज़ यहाँ से है,
एक तो वाटर ट्रीटमेंट से और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो कोई बड़ा बात नहीं होगा। और आप इस चीज़ को नोट कर लो, आप चाहो तो लिख के रख लो, आपको मैं श्योर एश्योर्ड करता हूँ 100% क्वेश्चन रहेगा, मतलब रहेगा, फिक्स है। अब क्यों रहेगा उतना मैं एक्सप्लेनेशन इस पर नहीं दे सकता आपको ऑन द रिकॉर्ड, ठीक है, लेकिन रहेगा इतना मैं आपको एश्योर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। आपको लॉजिक बता के मैं प्रूफ करता कि यहाँ से क्यों ज़रूरी है क्वेश्चन डालना और क्यों डल रहे हैं, हर साल पेपर में क्यों डलता है, इसका रीज़न है। क्वेश्चन बनते हैं, उसका एक अपना एनालिसिस है, क्वेश्चन का ट्रेंड होता है, उसका अपना एक अलग एनालिसिस है। और जब आप इस मुकाम पे पहुँचते हो तो आप खुद से एनालाइज कर पाओगे। जैसे कि अभी आप 12th का एग्ज़ाम दिए होगे, 10th का एग्ज़ाम दिए होगे, और एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताओ इस सब्जेक्ट में, तो उतना तो इम्पोर्टेंट जो दोगे उसमें से 50% तो आराम से आ जाएगा। खासकर 10th वाले बच्चे, जो लोग 10th का पेपर तुम सेट करने जाओ तो ऐसे सेट करोगे कि 50% क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। लेकिन जब तक 10th नहीं दिए थे तब तक कितना मुश्किल था और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। वैसे ही जब तक 12th नहीं दिए थे कितना मुश्किल था, लेकिन जब दे दिए, पढ़ लिए, तो आपका प्रेडिक्शन काम करता है और आप खुद बोलते हो कि यह चीज़ ईजी था। अभी हमारे पास टाइम कम है और यहाँ पे अपन इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, और ऐसे मोमेंट पे मेरा एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी मैं इनऑर्गेनिक की डिस्कशन करूँ तो आपको पूरी बातें क्लियर कट बता दूँ कि इसके अलावा और कहाँ से पढ़ना है कि आपका प्रिपरेशन डन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है भाई, आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करना होता है अगर आपका सिलेक्शन चाहते हो तब। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, मैं जब से पीएमटी दिया था, AIPMT हमारे टाइम पे होता था, उस समय से लेके और आज, मतलब आपको कितना 2020 चल रहा है, पूरा देखो आप उठा के मोर देन 10 ईयर हुए, ज़्यादा टाइम हुआ, 11-12 साल हो गए। इतने दिनों में आज पढ़ाते पढ़ाते भी आपको 7 ईयर हो गए। इन सब टाइम पे भी क्वेश्चन का ट्रेंड कभी भी हाइड्रोजन चैप्टर से चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, आ ही रहा है। यहाँ पे एक ही चीज़, छोटा चैप्टर है और प्यारा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आपको देके जाएगा। खासकर मेडिकल की बात कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन जेई वाले, 2 से 3 भी हो सकता है, एक तो श्योर है। और ज़्यादा के लिए लास्ट साल का जेई मेंस पेपर निकाल के देख लो, खुद समझ जाओगे। 2020 जनवरी का अटैम्प्ट उठा कर देख लो, खुद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें, मतलब इन्फॉर्मेशन की बातें चाहता है डिस्कस करे, बट टाइम का कमी है, इसलिए आदमी पॉइंट टू पॉइंट बातें करता है, क्लियर। अभी आपको इस कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, किसी को लगे कि नहीं मैं बोल रहा हूँ और सही नहीं है, तो आप जाकर नीचे कमेंट करें, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा, वहाँ पे आपको मतलब आपको मैसेज करूँगा, आपको मेल करूँगा दिखाते हुए किस साल कितने क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो लोग फट से पूछते बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या नाम है उसका, तो भाई ओपन बुक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर, जहाँ पे OH बॉन्ड पोलर होता है और ऑक्सीजन बॉन्ड नॉन पोलर होता है। आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपके सामने स्ट्रक्चर, चलो थोड़ा सा इधर क्लिक हो गया था, चला गया था पीछे, देखिए आपके सामने यह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ध्यान से देखो, गैसियस फेज और सॉलिड फेज में, जहाँ पे एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पोलर होता है और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की बॉन्डिंग नॉन पोलर होती है। गैसियस फेज में जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे 94.8 डिग्री है, क्लियर। और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 147.5 pm है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 95 pm है। यह गैसियस फेज की बात है। और एक्सटर्नल एंगल है 111.5 डिग्री। वहीं अगर सॉलिड फेज की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नेचर वही होगा भाई, बॉन्ड का नेचर ऑक्सीजन हाइड्रोजन पोलर ही होगा, ऑक्सीजन नॉन पोलर होगा। और यह जो बॉन्ड एंगल है 101.9 डिग्री है। और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 145.8 pm और ऑक्सीजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 98.8 pm है। एक्सटर्नल एंगल है 90.2 डिग्री। तो यह स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसको नाम बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर, जिसको अपन हाफ ओपन बुक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं और बोलते हैं, ठीक है। तो H2O2 का स्ट्रक्चर्स था, ठीक है। चलिए
यहाँ पे आते हैं इसके प्रिपरेशन पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पहला मेथड, बाय एक्शन ऑफ एसिड ऑन पेरोक्साइड, जैसे सोडियम पेरोक्साइड N2O2 प्लस H2SO4 reacts to give Na2SO4 along with H2O2. Similarly, BaO2 plus H2SO4 gives BaSO4 and H2O2. यह पेरोक्साइड्स के रिएक्ट होने के कारण एसिड से आपको H2O2 मिला। वैसे ही आपको जब 50% H2SO4 या अमोनियम सल्फेट लेते हो तो वहाँ से भी आप ऑब्टेन कर सकते हो H2O2। बट यहाँ प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलिसिस, आपको करंट पास करना पड़ेगा और तब आपको एनोड और कैथोड पे डिपोजिशन होंगे और जहाँ पे फाइनली जाके आपको एनोड पे H2 गैस ऑब्टेंड होगा। इनके अलावा एनसीईआरटी का एक और मेथड है जो पूछा गया क्वेश्चन है आपको, एंथ्राक्विनोन। देखिए तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एंथ्राक्विनोन से यहाँ पे कैटालिटिक रिडक्शन कराना होता है 2-इथाइल एंथ्राक्विनोन का या ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन का, दोनों कंपाउंड लोगे बन जाएगा। नाम सुनो ध्यान से, एंथ्राक्विनोन ONE ओन कीटोन से बनता है यह, एंथ्राक्विनोल NOL ऑल लास्ट में ऑल है ना, ऑल मतलब अल्कोहल, लास्ट में क्या था ओन मतलब कीटोन से क्या बनता है यह अल्कोहल, समझ लें। एंथ्राक्विनोन 2-इथाइल या फिर ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन, आपको एनसीईआरटी बुक में ब्यूटाइल एंथ्राक्विनोन दिया है, जहाँ R = C4H9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा यही R, दिख रहा है ना, ये वाला R हट जाएगा ना यहाँ से, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दिस इज एंथ्राक्विनोन, R हटा दोगे तो R लगा दो इथाइल या फिर ब्यूटाइल के टर्म में। इसका कराओगे रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन में कैटलिस्ट चाहिए, जैसे यहाँ H2 है और PD है। या आप देखो जहाँ पे O था ना, इधर ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या हो गया यह हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हो गया, अरे OH ग्रुप लग गया ना, या OH लग गया, इधर OH लग गया, पहले क्या था यहाँ पे ऑक्सीजन्स थे, ठीक है। चलिए अब जब इसको अपन कराएंगे रिडक्शन तो यह बनता है क्यूनॉल, क्या बनता है क्यूनॉल रिडक्शन से। इसका फिर करा दो ऑक्सीडेशन तो सेम वही बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनता है अपने को H2O2 एज अ बाई प्रोडक्ट, इसी H2O2 को अपन यहाँ प्रिपरेशन में कंसिडर करने वाले हैं। तो 4 मेथड 3 देखे सॉरी, कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन, आप उसके बाद देखे थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% H2SO4, उसके अलावा एक्शन ऑफ एसिड ऑन पेरोक्साइड्स। इनके अलावा मेटल जब रिएक्ट करता है ना, मेटल जब रिएक्ट करता है तब भी वहाँ से हाइड्रोजन बनता है, और हाइड्रोजन बनता है, H2O2 नहीं बनता है भाई। ये इसके प्रिपरेशन हुए। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ले थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टी पहला ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोथ इन एसिडिक एज वेल एज इन अल्कलाइन मीडियम। एसिड में भी और अल्कलाइन मीडियम में दोनों में यह आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। सामने रिएक्शन मेंशन है, एसिडिक मीडियम में H2O2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O, ठीक है। जहाँ E0 का वैल्यू दिया हुआ है 1.77 वोल्ट जो कि स्लो है, और बेसिक मीडियम में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। हाँ, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग भी है, रिड्यूसिंग भी है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ मीडियम, मतलब एसिडिक हो या बेसिक हो, दोनों मीडियम में या ऑक्सीडाइजिंग भी होगा और रिड्यूसिंग भी होगा। बस अंतर ये है कि रिड्यूसिंग होने के लिए साथ में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है। अगर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वह ऑक्सीडाइजिंग जैसा बिहेव करेगा और H2O2 वहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा, एसिडिक में भी और बेसिक में भी, ठीक है। नेक्स्ट एसिडिक प्रॉपर्टी, H2O2 इज वीक एसिड, जहाँ पे इसका K वैल्यू 1.55 × 10⁻12 होता है। अब इसके पास 2 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। इट फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, दो सीरीज के सॉल्ट या जनरेट करता है। H2O2 के दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे आपको H- के टर्म में, क्योंकि H से O का बॉन्ड आयोनिक होता है, पोलर बॉन्ड होता है, जबकि O से O का बॉन्ड
नॉन पोलर होता है। ठीक है, अब आते हैं डिकम्पोजिशन पे। H2O2 इज एन अनस्टेबल लिक्विड, यह अनस्टेबल लिक्विड है, यह डिकम्पोज हो जाएगा। अब देखो डिकम्पोज हो जाएगा, इसको बचा के रखने के लिए प्रिकॉशन के तौर पे अपन इसको अम्बर्ड कलर कंटेनर में, अम्बर्ड कलर तो अम्बर कलर मतलब क्या बोलूँ मैं उसको, ना ब्लैक है ना रेड है, उनके बीच का होता है। जितना तो आप पीते हो ना, कफ सिरप घर पे मिलता है, कफ सिरप यहाँ पे लिखा रहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ये उसका कलर होता है आपको पोटेशियम परमैंगनेट टाइप का, पर्पल टाइप बोल सकते हैं, बोल मतलब पर्पल थोड़ा सा अलग हो गया ना, उसी टाइप का अम्बर्ड कलर होता है, उसके कंटेनर में इसको रखते हैं और प्लास्टिक बोतल में रखते हैं भाई H2O2 को। कभी भी इसको ग्लास बोतल में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर ग्लास के बोतल में रखते हैं इसको तो यह खुद रिएक्ट करता है ग्लास से, और रिएक्ट करके उसके कंटेनर को कोरोड कर देगा, तोड़ देगा पूरा। इसीलिए इसको सनलाइट से दूर अकेले आराम से शांत जगह पर रखते हैं और प्लास्टिक बोतल में रखते हैं। आप ख़रीदने जाओगे जब मार्केट में तो आपको वहाँ पे एक मिलेगा वाइट कलर के प्लास्टिक बोतल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नाम से H2O2। H2O2 आजकल खूब यूज हो रहा है आपको हैंड सैनिटाइज़र बनाने में। अल्कोहल के अंदर जब बनता है हैंड सैनिटाइज़र तो वहाँ पे H2O2 भी ऐड किया जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे आपको प्रॉपर्टीज मतलब यूज भी हो गए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में। ठीक है, और इसके पास बहुत सारा और भी प्रॉपर्टी है, कुछ यूज देखते हैं थोड़ा सा। देखिए बात करें यहाँ पे यूज ऑफ H2O2 का, तो यूज H2O के पास बहुत सारा यूज है। ठीक है, ट्रिमेंडस यूज है इसका, बहुत सारा इंडस्ट्रियल इसके यूज है, कुछ यहाँ देख लेते हैं। पहला, इन डेली लाइफ H2O2 इज यूज्ड एज हेयर ब्लीच एंड माइल्ड डिसइंफेक्टेंट, एज अ एंटीसेप्टिक, इट शुड बी इट सोल्ड इन द मार्केट एज परहाइड्रोल। हाँ, 30% सोल्यूशन जो होता है ना H2O2 को, उसको बोलते हैं अपन परहाइड्रोल। 30% सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज नोन एज परहाइड्रोल। सामने दिख रहा है स्पेलिंग PERHYDROL। 30% सोल्यूशन होता है H2O2 का, उसको परहाइड्रोल बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परकार्बोनेट which is used in high quality detergent. Next, it is used in synthesis of hydroquinone, tartaric acid and certain food product and pharmaceutical like cephalosporin। cephalosporin एक टाइप का एंटीबायोटिक्स है। Next, it is employed in the industry as a bleaching agent for textiles, paper, pulp, leather, soil, fats, etc. इसके तगड़े यूज होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे। नाउअडेज H2O2 इज ऑल्सो यूज्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मतलब ग्रीन केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल इन पॉल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ साइनाइड्स, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्ट एक्सेट्रा। ये सब इसके यूज हुए। थोड़ा सा यूज के बाद अपनाते हैं टेस्ट पे। देखो यहाँ पे H2O2 इम्पोर्टेंट है ही, इसका यूज भी इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट है, प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हर जगह से क्वेश्चन आ चुका है और कहीं से आ सकता है। इसमें 2 हेडिंग और है, थोड़ा थोड़ा एक छोटा सा बात है, टेस्ट देख लेते हैं, फिर आएंगे इसके स्ट्रेंथ के ऊपर। टेस्ट फॉर H2O2। पहला, एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ टाइटेनियम सॉल्ट when treated with H2O2, a yellow or orange color is developed due to formation of pertitanic acid। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ परटाइटेनिक एसिड। टाइटेनियम सॉल्ट ट्रीट करेंगे अपन तो वहाँ पे येलो या ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इट लिबरेट आयोडीन फ्रॉम KI सोल्यूशन विच गिव्स अ ब्लू कलर विथ स्टार्च सोल्यूशन। इसको तो अपन बराबर यूज करते हैं H2O2 को, या स्टार्च के लिए भी यूज होता है। हम लोग इसको कॉलेज में किए थे, करते थे, या बायोटेक के आपको बायोकेमिस्ट्री के लैब में। H2O2 को अपन लेते हैं आयोडीन के साथ में और साथ में रखते हैं थोड़ा सा स्टार्च सोल्यूशन। स्टार्च के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना है आपको, घर पे जो मिल जाएगा ना, ये क्या बोलते हैं, कॉर्न स्टार्च मिल सकता है, या फिर उसको नहीं है तो चावल एंड राइस, उसको जब धुलते हैं निकलता है पानी ना, उसमें भी स्टार्च है। ठीक है, आलू लो, पोटैटो, उसमें भी स्टार्च मिलेगा, तो वहाँ से अपन चेक कर सकते हैं। और H2O2 तो मार्केट में आता ही है, KI भी आता है मार्केट में, ऐसे ही मिल जाएगा। नेक्स्ट, H2O2 on shaking with acidified K2Cr7 with little ether, blue color is produced।
यह सब H2O2 का टेस्ट है। इस टेस्ट में हम एक बात को कंफर्म करते हैं कि इसमें H2O2 है या नहीं है, और ऐसे कन्फर्मेटरी टेस्ट को अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट या क्वालिटेटिव एनालिसिस, वेयर वी ओनली इंश्योर द क्वालिटी इज देयर अवेलेबल और नॉट। हम यहाँ पे पता ये नहीं लगाते हैं कि कितना है, कितना लगाएंगे तो क्वांटिटेटिव होगा। चलिए इसका थोड़ा आगे आते हैं और इसमें से थोड़ा देखते हैं अपन स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, H2O2 को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है। पहला परसेंटेज स्ट्रेंथ और दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ और वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब परसेंटेज का मतलब क्या है थोड़ा समझिए, फिर वॉल्यूम का मतलब क्या है वो समझेंगे, और दोनों में क्या रिलेशन है फॉर्मूला देखेंगे और एक दो क्वेश्चन भी देख लेंगे। एज परसेंटेज, द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज समटाइम्स reported in percentage. Bottles contain H2O2 are labeled as 40%, 60%, etc. This means that 100 ml of solution of H2O2 contain 40 ग्राम ऑफ H2O2। अगर कोई बोले कि 40% है मतलब 100 ml में 40 ग्राम H2O2 है, कोई बोले 60% H2O2 है मतलब 100 ग्राम में 60 ग्राम है, और कोई बोले नंबर, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। The strength of hydrogen peroxide is often expressed in terms of volume of oxygen evolved on heating. Bottles containing hydrogen peroxide are labeled as 10 volume. किसी में लिखा हुआ है कि 10 वॉल्यूम है भाई, किसी में अगर लिखा हुआ है कि 10 वॉल्यूम है किसी सॉल्यूशन में, तो उसको क्या बोलेंगे कि जब अपन H2O2 को हीट करेंगे और वहाँ से जो ऑक्सीजन गैस निकलेगा उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है। ठीक है, मान लो कहीं लिखा हुआ 20 वॉल्यूम, 100 वॉल्यूम, 50 वॉल्यूम, एक्सेट्रा कुछ भी लिखा हुआ है, अगर इसका मतलब हुआ दिस मीन्स दैट 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स सो मेनी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन एट NTP। Thus 1 ml of 10 volume solution produce 10 ml of oxygen at NTP. 100 ml of a 10 volume solution produce 1000 ml of a 10 volume solution produce 1000 ml of oxygen at NTP. 1000 ml of 20 volume solution produce 2000 ml of oxygen at NTP। इन सब चीज़ों को बस इतना ध्यान रखें कि परसेंटेज में और वॉल्यूम में एक्सप्रेस करते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो आपको देगा कि इतना वॉल्यूम है, बताओ इसका कितना स्ट्रेंथ होगा। वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज पूछेगा, परसेंटेज दिया है, वॉल्यूम पूछेगा। ठीक है, तो देखो एक प्रीवियस ईयर आपको 2009 जेई होता था, IIT जेई, उसका एक टॉपर था 21 रैंक था नीरज तोसवानी। उसने क्या कमेंट किया था इसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन लेंगे जेई मेंस का एक, उसने बोला कि अगर आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है और वॉल्यूम दिया है तो आप परसेंटेज स्ट्रेंथ इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 56 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू कर दो, आ जाएगा। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है, ठीक है, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, नॉर्मलिटी दिया है तो 5.6 से इंटू कर दो, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है और मोलारिटी दिया है तो आप 11.2 से उसको मोलारिटी में इंटू कर दो। सामने आपको फॉर्मूला दिख रहा है। इन सब बातों को उसने समराइज करके एक जगह इकट्ठा किया था। ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को वॉल्यूम में निकाल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलारिटी के टर्म में निकाल सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को अपन नॉर्मलिटी के तौर पर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम को निकालो तो परसेंटेज निकल जाएगा, परसेंटेज निकला है तो वॉल्यूम निकल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। H2O2 is a very unstable compound which can easily decompose in the presence of metallic impurity, sometimes leading to explosion. To avoid this, stabilizer such as H3PO4 or glycerol are used to maintain the equilibrium backward. ख़राब ना हो इससे बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए अपन यहाँ पे स्टेबलाइजर ऐड करते हैं जिसमें कि H3PO4 या ग्लिसरॉल डालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने कवर किया था। एक क्वेश्चन है आपके सामने जो जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि पहला कि कन्वर्ट 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 इनटू परसेंटेज स्ट्रेंथ। 20 वॉल्यूम है तो इसका 11.2 के आसपास, नहीं 6.3 के आसपास जाएगा। देखो इसका सोल्यूशन पे आते हैं। 20 वॉल्यूम ऑफ H2O2 मीन्स 1 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन गिव्स
20 ml O2, 20 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, 1 ml of H2O2 solution gives 20 ml of O2। ओके, अब देखो हमने H2O2 लिया, इसको हमने डिकम्पोज कराया, जब डिकम्पोज कराए तो क्या बना, H2O प्लस O2। हमने कितना मोल लिया था इसका, H2O2 2 लिए हैं, तो 2 मोल से क्या मिला अपने को, 1 मोल O2 गैस मिला ना। अब 2 मोल H2O2 का मास कितना हो जाएगा, एक रहता तो आपको 34, 2 है तो कितना हो गया, 68 ग्राम हुआ। उस 68 ग्राम से अपने को 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल कोई भी हो कितना होता है, 22.4 लीटर या 22400 ml। मतलब हमें 1 मोल O2 के लिए 2 मोल H2O2 लेना पड़ा, और जहाँ पे 68 ग्राम H2O2 से अपने को आपको 22.4 लीटर या 22400 ml O2 मिला। अब इसको कन्वर्ट करेंगे कि 22400 ml O2 इज ऑब्टेन्ड बाय 68 ग्राम ऑफ H2O2। सो 20 ml ऑफ O2 इज ऑब्टेन्ड बाय, क्या हो जाएगा, 68 × 20 डिवाइड बाई 22400। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.0607 ग्राम ऑफ H2O2। अब देखो हमने ग्राम में ला लिया इसको। अब 1 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन में क्या है, 0.0607 ग्राम H2O2 है। 1 ml में इतना ग्राम है भाई, ध्यान दो। अब अपने को 100 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन लो तो क्या हो जाएगा, लगभग 6.07% होगा। 6.07, मैं बोल रहा था 6.36 के आसपास ये सब आता है, कैलकुलेट किए तो इतना आया। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, कन्वर्ट 6.8% स्ट्रेंथ H2O2 इंटू वॉल्यूम स्ट्रेंथ। इस बार परसेंटेज को आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करने वाले हो 6.8 को। तो देखो यहाँ पे 6.8% स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मीन्स 6.8 ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2O2। फिर से बोलूँ, 6.8% स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन मीन्स 6.8 ग्राम H2O2 इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2O2। तो 1 ml में कितना हो गया, 6.8 है। तो बताओ अब 6.8 ग्राम जो देगा आपको 22.4 लीटर O2 NTP पे। कुछ नहीं करना है यहाँ से। अब 68 था तो यहाँ 6.8 है, एक डेसिमल से कम हो जाएगा, तो 6.8 ग्राम H2O2 गिव्स मतलब 22400 इंटू 6.8 डिवाइड बाई 68, डेसिमल हट जाएगा, एक जीरो कम हो जाएंगे, कैंसिल ऐसे ही, तो 22400 ml O2 आएगा। 6.8 ग्राम से कितना मिलेगा अपने को, 2240 ml O2। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 गिव्स इक्वल टू 22400 डिवाइड बाई 100 और 22.4 वॉल्यूम हुआ। तो इस तरह से आप H2O2 के स्ट्रेंथ भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे H2O2 पूरा कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस वीक में हमने हाइड्रोजन S ब्लॉक और P ब्लॉक में 13, 14 पढ़े हैं। अगले टेस्ट में आएगा ये सब आपको इससे रिलेटेड, जिसको आपको क्वेश्चंस चाहिए आपको मैं